त्रिवार नमस्तु। छोल्लक जी के चरणों में इच्छामी महाराज जी, इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, मेरी शंका ये है कि वर पक्ष और वधु पक्ष में वधु पक्ष को झुकना क्यों होता है? और महाराज श्री आदि नाथ भगवान की दो पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी, उसमें भी ऐसा प्रसंग सुनने में आता है कि उन्होंने दीक्षा इसलिए ली थी कि हमारे पिताश्री को झुकना पड़ेगा। और महाराज श्री प्रथमानुयोग में स्वाध्याय में भी आता है कि पहले के राजा महाराजा जब किसी दूसरे राज्य को जीत लेते थे तो हारा हुआ राजा अपनी बहन बेटी की शादी जीते हुए राजा से कर देता था। तो महाराज श्री ये झुकने का प्रतीक झुकता क्यों है? मतलब अपनी बहन बेटी को शादी करके झुकने का प्रतीक क्यों माना गया है? महाराज श्री विरोधाभास ये हो रहा है कि वर्तमान में जहाँ हम स्त्री जाति को सम्मान और सम्मान की निगाह से देखते हैं, तो महाराज श्री इसमें विरोधाभास थोड़ा सा हो रहा है। नमस्ते महाराज श्री, शंका का समाधान कीजिए। अगर भारत की परंपरा और इतिहास को हम देखेंगे तो इसमें हमें गौरव और गरिमा दिखेगी। काश हम इसे समझ पाए। सबसे पहले वर और वधु, वर पक्ष और वधु पक्ष। आपने कहा वधु पक्ष को झुकना क्यों पड़ता है? हमारे देश की परंपरा है, जो बड़ा होता है वो विनत होता है, वो नत होता है। जो झुक रहा है वो छोटा नहीं है, बड़ा है। झुक गया इसका मतलब छोटा है। अरे झुकने वाला बड़ा है, अकड़ने वाला खोटा है। बात समझ में आ रही? हम झुक गए इसलिए छोटे हो गए, ऐसा कहने वाला अहंकारी है। हम गुणी हैं इसलिए हमें झुकना है, ऐसा समझने वाला विनम्र है। गुरुदेव ने लिखा, उन्नत बनने नत बनो, लघु से गारव होय, और कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होय। समझ गए? तो उन्नत बनने के लिए नत बनो, लघु ही गुरु बनेगा, और लघु से राघव होय, कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होय। बिना कर्ण के भी धर्म युधिष्ठिर से उनकी विजय होगी। तो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श मानना। अब वधु पक्ष नत क्यों होता, विनम्र क्यों होता है? क्योंकि वर पक्ष से ज़्यादा बड़ा उपकार वधु पक्ष का है। मेरी बात को थोड़ा सुनना अच्छे से, कई लोगों को हजम नहीं होगी, लेकिन ये चिंतन बहुत कम लोगों का होगा। थोड़ा सकारात्मकता से देखो। वर पक्ष से वधु पक्ष का महत्व अधिक है। क्यों? क्योंकि वधु पक्ष ने वर पक्ष को, वंश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी बेटी दी है। बजाओ जोर से। बोलो, हमने जो बोला वो आपके दिल को छुआ कि नहीं छुआ? तो एक बार और बजाओ। अब ये गुणी है ना, अगर तुम्हें कोई बेटी ना दे तो तुम्हारा वंश वहीं रुक जाएगा। बोलो, तुम्हारे पास कितना ही अच्छा बीज हो, जमीन के बिना बोओगे किसमें? तो बीज बड़ा है या धरती? बोलो, क्या ये धरती कौन है? यही माताएं हैं। समझ में आ रही बात? गहराई से समझने की कोशिश कीजिए। इसलिए जो महान होते हैं वे विनम्र होते हैं, और जो क्षुद्र होते हैं वो अकड़ते हैं। वधु पक्ष के द्वारा प्रकट इस विनम्रता को उनकी कमजोरी मानकर उन्हें कमतर आंकने वाले वर पक्ष अभिमानी हैं।
उन्हें अपना अभिमान तोड़ना चाहिए और विनम्रता के साथ उनको उनका बहुमान कर उन्हें गले लगाना चाहिए। ये हमारी भारत की संस्कृति है। किसी पक्ष को कमजोर कभी नहीं माना गया। और तुम्हें बताऊं, भारत के इतिहास में और देखो, स्वयंवर कन्याओं का हुआ कि लड़कों का? बोलो। नसीब में नहीं है तुम लोगों का, पलड़ा इनका भारी है ना? बात समझ में आ रही कि नहीं? स्वयंवर किसका? तो बड़ा कौन? और सुनाओ, बचे रहने दो, ज्यादा भद्र न पिटे। इसलिए वर पक्ष को ये भूल नहीं रखनी चाहिए कि हम बड़े हैं, और वधू पक्ष को अपने मन में ऐसी हीनता नहीं आने देनी चाहिए कि हम छोटे हैं। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। समझे? और यदि स्त्री और पुरुष के संबंध की बात करूं, थोड़ा आप तुम्हारे घर में भी पहुंच जाता हूं, तो स्त्री और पुरुष के बिना परिवार, वंश, जीवन सब अधूरा है। पर इन्हें दोनों को अगर प्रतीक के रूप में लें तो स्त्री एक खंबा, पुरुष एक खंबा स्तंभ है और स्त्री एक लता है। पुरुष स्तंभ के समान है जो खड़ा रहता है ठूंठ सा स्थिर, इसमें कोई अंतर नहीं। पर स्त्री लता है जो उस स्तंभ से लिपट करके ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है। स्तंभ उस लता को आधार देता है और लता उस स्तंभ को सौंदर्य देती है। ये संबंध बना के चलो तो जीवन में एक अलग अनुभूति होगी। मैं समझता हूं दुविधा खत्म हो गई होगी। जी महाराज। आगे नमोस्तु महाराज से, नमोस्तु।